हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेरा फातिमा। मैं आज आप लोगों के लिए यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो धुलाई वाली कहानी लगी हुई है बंग महिला की, उसका वाचन आपके समक्ष करूंगी। उससे पूर्व मैं आप लोगों से उस चीज़ के लिए क्षमा चाहती हूं कि मैं एक लंबे समय के बाद आप लोग के समक्ष आई हूं और यूजीसी नेट 2020 का जो कोरोना काल की वजह से बार बार बढ़ रहा है, एग्ज़ाम की डेट बढ़ रही है। अभी नई नोटिफिकेशन जो आई है हम लोगों के समक्ष कि अब एग्ज़ाम डेट 24 सितंबर के बाद ही होगा। तो आइए, मैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कहानी पर चलती हूँ। तो इसका बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी हम करेंगे। सर्वप्रथम हम इसकी रचना काल देख लेते हैं। यह 1907 ईस्वी में लिखा गया है, जो कि बंग महिला राजेंद्र बाला घोष ने लिखा है। यह बंगाल की थी और पात्र इसके पात्रों पर हम चर्चा करते हैं। तो पात्र इनके वंशीधर हैं, जो कि नायक हैं। जानकी नायिका हैं, वंशीधर की पत्नी जानकी नायिका हैं। नवल किशोर नायक मित्र हैं और ये वंशीधर के दूर के मेमेरे भाई भी हैं। सीता जानकी की छोटी बहन है, जो कि 10 वर्ष की हैं। और जो जानकी हैं वो बनारस की रहने वाली हैं, काशी की। और वंशीधर जो हैं वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इलाहाबाद से जानकी को लेने के लिए वंशीधर आते हैं बनारस। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इलाहाबाद से वो अपने ससुराल जानकी को लेने आए हैं। और जो जानकी हैं उनके परिवार में केवल 3 सदस्य हैं। जानकी और जानकी की मायके में मतलब 3 सदस्य हैं। जानकी, जानकी की छोटी बहन जो 10 वर्ष की है, उनकी माता और उनके भाई। ठीक है, उनकी माता, उनके भाई और उनकी बहन छोटी हैं। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर ये प्रश्न आ सकता है कि किस घाट पर। तो दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरी में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सुंघनी की एक पुड़िया थी। यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो नवल किशोर हैं वो नशे की लत है। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, ज़रा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में नमीना स्त्री उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। जानकी कह रही हैं। आप नोट डाउन करते रहिएगा कि कौन क्या कह रहा है। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। अब जो नवल किशोर हैं वो कलकत्ते से आ रहे हैं। इसका मतलब जो उनकी पत्नी हैं वो कलकत्ते की हैं और नवल किशोर अपनी कलकत्ते से अपनी पत्नी को साथ में लेकर आ रहे हैं। लेकिन हैं कहाँ के? वो इलाहाबाद के ही हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे।
यहाँ पे पूछा जा सकता है कि नवल किशोर की पत्नी कहाँ की थी, तो कलकत्ते की थी। यहाँ भी आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। अब बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावें। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम तक आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से तो किससे और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही, वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं है, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। इससे पता चलता है कि किस तरह की जानकी जो हैं उनके व्यवहार से पता चलता है, उनके चारित्रिक विशेषताएं भी पूछ सकते हैं। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली सास के सिवा कोई और नहीं। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना जाना स्थिर हो गया, मतलब उसी दिन तय हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती रोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं, छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम कुछ। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है, नहीं इलाहाबाद में देखा जाएगा। अब यहाँ पर बंशीधर की मानसिक प्रवृत्ति का भी पता चलता है। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को हम ध्यान देते हुए चलेंगे, कहानी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विशेषताएं पूछ लेते हैं। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है? अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। तो आप सिकरोल का स्टेशन दसाख में घाट काशी का याद रखिएगा। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहता पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ?
क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती भी पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हैं। ना वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा, पर रहेगा तो देश में ही। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो स्थान का वर्णन आया है, काशी, कलकत्ता, आगरा, मुगल सराय, इलाहाबाद और बंगाल का भी आया है। ठीक है, बांग्लादेशियों का भी आया और जो कि कलकत्ता और बंगाल ये सब एक ही लगता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी बंगाल लिख दें, कलकत्ता लिख दें, इसलिए बोल रहे। और नवल का स्वदेशी जो प्रेम है वो भी यहाँ पर प्रकट होता है। जानकी जरा भुएं टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या यह बुरी है। यहाँ पर जानकी के जो मानसिक स्थिति है उसका पता चलता है, उसके जो स्त्री सोच है उसका पता चलता है। ठीक है, इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, या कहते ही बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पर पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं था। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डब्बा को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वहाँ पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? बहू मतलब पत्नी। वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 स्त्री थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मिर्ज़ापुर भी गाड़ी पहुंची थी। मिर्ज़ापुर का भी स्थान का नाम भी यहाँ आया है। ठीक है, बहुत सारे स्थानों का नाम आया है यहाँ पे। मिर्ज़ापुर के पेटराम की शिकायत शुरू हुई, मतलब भूख लगी। उन्हें सुझाया, पहुँचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मेंशन करवाती हूँ कि कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था। इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता जो है एक बहुत रिच सिटी जाना जाता था। वहाँ पे पढ़ने वाले लोग और तो